welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, topic for today is Section 71 of the Indian Contract Act 1872, which deals with responsibility of finder of goods. Guys, if you know, we are discussing quasi contracts. Quasi contract मैंने बताया था कि right from section 68 to 72 of the Indian Contract Act we will be discussing quasi contract. Guys, basically quasi contract is a term which has been defined under English law. Indian Contract Act में आपको quasi contract term कहीं नहीं दिखेगी. In fact, Indian Contract Act हमारा word use करता है of certain relations resembling those created by contract. तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ सेक्शन 69 की वीडियो में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. इसको क्यों हम ऐसा बोलते हैं कि दे आर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेसिकली दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन वैलिड सेंस. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते बिकॉज यहाँ पे वैलिड प्रपोजल या एक्सेप्टेंस नहीं होता. इनको हम बोलते हैं ऑफ सर्टन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन 68 की वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ. इस बहुत देर पहले मैंने अपलोड करी थी. इट इज बेसिकली वो मैंने तब कवर किया था जब हमने कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर डिस्कस किया था. इट वाज द नीड ऑफ द टाइम. तो उस टाइम पे मैंने आपको समझाया भी था कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन माइनर एंड लॉ, और उसमें हमने उस पॉइंट को डिस्कस किया था. सेक्शन 68 की वीडियो आप वहां से देख सकते हो. आई विल बी प्रोवाइडिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो. सेक्शन 69 हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड. 70 भी कवर हो चुका है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन 71 एंड वेरी सून आई विल बी कमिंग अप विद सेक्शन 72 ऑल्सो एंड आई विल बी ट्राइंग टू फिनिश दिस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वेरी सून. एंड गाइस, बिफोर वी मूव ऑन, if you are new to my channel and you have not subscribed it yet, please subscribe to my channel right away. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section how do you like my videos. So guys, beginning with section 71 of the Indian Contract Act, it basically deals with responsibility of finder of goods. अब guys, आपको क्या लगता है कि जो finder of goods होता है, यानी कि अगर किसी का कोई भी सामान आपको मिल चुका है, you are a finder of that good, so what should be your responsibility? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है? तो सेक्शन 71 बोलता है कि अब यहाँ पे भी गाइस आप देखोगे कि देयर इज नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कोई वैलिड प्रपोजल एक्सेप्टेंस, एज अ रिजल्ट कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा बिटवीन द ट्रू ऑनर ऑफ दिस गुड एंड बिटवीन द फाइंडर ऑफ दैट गुड डिस्पाइट दैट फैक्ट. यानी कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की एब्सेंस है. डिस्पाइट दैट फैक्ट जो फाइंडर ऑफ गुड्स होगा उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ही हैज एन ऑब्लिगेशन अंडर लॉ अंडर सेक्शन 71 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो आप देखोगे कि यहाँ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. इट विल बी अ रिलेशनशिप. इस तरीके का रिलेशनशिप क्रिएट होगा बिटवीन ट्रू ऑनर ऑफ दैट गुड एंड फाइंडर ऑफ दैट गुड. एक ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट होगा विच इज रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट. इसीलिए इस सेक्शन को भी हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में डिस्कस करते हैं. सो गाइस, टॉकिंग अबाउट द बैरक लैंग्वेज बहुत ईजी है, उसको पहले हमें रीड करना होगा. बैरक लैंग्वेज बोलती है कि अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स, कोई भी ऐसा सामान मिलता है, गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसा सामान मिलता है विच इज बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन, वो आपकी नहीं है, उसका ट्रू ऑनर कोई और है, आप सिर्फ और सिर्फ फाइंडर ऑफ दैट गुड हो. तो क्या बोला है कि अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स और एनी मूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी. इनटू हिज कस्टडी मतलब वो अपने पास रख लेता है. उन गुड्स को मिली और आपने उसको अपने पास रख लिया. दैट पर्सन जिसको मिली, जो फाइंडर ऑफ गुड है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दैट पर्सन इज सब्जेक्ट टू सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बेली. गाइस, अब आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 71 को समझने के लिए इतना देखना है कि हु इज अ बेली, बेली होता कौन है, एंड व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ बेली. सिर्फ और सिर्फ अगर आप इतना देख लेते हो कि हु इज अ बेली, हु इज व्हाट आर द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ अ बेली, तो आपको सेक्शन 71 पूरा क्लियर हो जाएगा. बिकॉज जो एक बेली की राइट्स और ड्यूटीज होती हैं अंडर लॉ, वही सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी फाइंडर ऑफ गुड्स की. यानी कि अब आपको अगर मैं गाइस बताऊं तो जो हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बेलमेंट, एजेंसी प्लेज, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे. वहां पे एक बेलमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, चैप्टर आता है बेलमेंट पे. सो वो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता है ना, उसमें हम डिस्कस करते हैं कि हु इज अ बेलर, हु इज अ बेली. उस टाइम पे मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से प्रॉपरली उस चैप्टर को समझाऊंगी. बट फॉर द टाइमिंग हमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक करना है कि बेली कौन होता है और उसकी क्या राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. बेसिकली गाइस, बेली वो इंसान होता है जिसको एक इंसान यानी कि बेलर अपनी गुड्स को बेली को देता है फॉर क्वाइट सम टाइम, थोड़ी देर के लिए, फॉर सम डिजायरेबल पर्पस, फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस. जब हम अपनी गुड्स किसी इंसान को देते हैं टू अकम्प्लिश सम टास्क, उसको हम बोलते हैं बेली. यानी कि बेलर अपना एक इंसान है, वो इंसान जब अपनी गुड्स किसी और को देता है टू अकम्प्लिश सर्टन टास्क एंड फॉर क्वाइट सम टाइम फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जब हम अपनी गुड्स उस इंसान को देते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. वो आपको बाद में समझ आएगा, लेकिन अभी हम राइट्स एंड ड्यूटीज को डिस्कस करते हैं कि बेली की क्या राइट्स एंड ड्यूटीज हैं. अगर आपको राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बेली की समझ आ जाएंगे
पढ़ेंगे, सो यू विल बी गेटिंग टू नो कि व्हाट आर द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको सिर्फ एक ओवरव्यू हो जाएगा कि व्हाट इज बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स इज द सेम एज दैट ऑफ अ बेली। सिर्फ एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है सेक्शन 71 की। अब इंपॉर्टेंट ड्यूटीज, बिगिनिंग विद द ड्यूटीज ऑफ अ बेली। गाइस बेली की 5 ड्यूटीज को हम डिस्कस करेंगे बहुत शॉर्ट में, बिकॉज इन इलेबोरेशन करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो बेली होता है, यानी कि आप फाइंडर ऑफ गुड्स को दिमाग में रख सकते हो फॉर दिस सेक्शन। अदरवाइज जो बेली होता है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट ही हैज टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स विच इज बेल्ड टू हिम। बेलर ने अपने सामान बेली को दिया, उसको उन गुड्स की रीजनेबल केयर रखनी है। इट मीन्स जो फाइंडर ऑफ गुड्स होगा उसको उन गुड्स की रीजनेबल केयर रखनी है। सो नाउ गाइस व्हाट इज मेंट बाय रीजनेबल केयर? रीजनेबल केयर का मतलब होता है कि आपको उस सामान की जो आपको मिला या बेलर ने आपको दिया, बेलमेंट के कॉन्सेप्ट में या सेक्शन 71 में, जब आपको वो सामान मिला, वो गुड्स आपको मिली, यू टुक पोजेशन ऑफ इट, आपने उनको अपने पास रख लिया क्योंकि आपने उसको अपनी कस्टडी में रख लिया। इट मीन्स वो आपकी पोजेशन में आ चुकी है। ऑनरशिप आपकी नहीं है गाइज, ऑनरशिप किसी और की है, ट्रू ऑनर कोई और है, लेकिन आपकी वो पोजेशन में है, वो आपके पास पड़ी है गुड्स, इज इट। अब आप यहाँ पे देखो, यू शुड टेक रीजनेबल केयर ऑफ दोज गुड्स, आपको उनकी रीजनेबल केयर रखनी है। रीजनेबल केयर का मतलब होता है कि अगर वो चीज आपकी होती ऑफ सिमिलर क्वालिटी, सिमिलर क्वांटिटी, उतनी ही बल्क में अगर वो चीज़ आपकी होती, तो जितना ध्यान आप तब रखते उतना ही ध्यान आपको इस इंसान की गुड्स का रखना है। आप ये नहीं सोच सकते कि यू नो दीज आर दोज गुड्स जो मेरी नहीं है, इट बिलोंग्स टू समबडी एल्स, आप कुछ भी करोगे नहीं। एज अ बेली you have to take a reasonable care of those goods. And what is meant by reasonable care? रीजनेबल केयर वो केयर होगी, इट इज डेफिनेटली अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, बट ये वो केयर होगी जो आप अपनी गुड्स का रखते हैं। यू नो हैड दोज गुड्स बिलोंग टू यू ऑफ द सेम क्वालिटी, क्वांटिटी, बल्क ऑफ सेम वैल्यू, अगर वो गुड्स आपकी होती तो जितना ध्यान और जिस तरीके से ध्यान आप अपनी गुड्स का रखते, आपको उन गुड्स का उसी तरीके से ध्यान रखना है। और अगर आपने उन गुड्स को अपना नाम मान के उस तरीके से ध्यान ना रखा, इट मीन्स आपने रीजनेबल केयर नहीं रखी है एंड यू हैव मेड अ ब्रीच ऑफ योर ड्यूटी। तो आपको क्या करना होगा, आपको कॉम्पेंसेशन देनी होगी टू द ट्रू ऑनर, क्योंकि आपने उनकी गुड्स का ध्यान नहीं रखा एंड इट वाज योर ऑब्लिगेशन। बेली की ऑब्लिगेशन होती है, अगर बेली की ऑब्लिगेशन है, इट मीन्स फाइंडर ऑफ गुड्स की भी ऑब्लिगेशन रहेगी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ दोज गुड्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71. सो रीजनेबल केयर मीन्स यू हैव टू टेक एज मच केयर ऑफ दोज गुड्स एज यू वुड हैव टेकन हैड दोज गुड्स बिलोंग्ड टू यू। सो आपको उतना ही ध्यान उन गुड्स का रखना है ऑफ द सेम क्वालिटी, क्वांटिटी, बल्क, वैल्यू। आई होप आपको समझ आ चुका है रीजनेबल केयर का मतलब। Second is you do not have to make any unauthorized use of those goods. No unauthorized use. गाइस ऑथराइज्ड यूज मतलब होता है कि आपको किसी ने अथॉरिटी दी कि आप कर सकते हो। यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कि कॉन्सेप्ट ऑफ बेलमेंट में जो बेलर होता है वो बेली को गुड्स देता है फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, और जब वो पर्पस एकम्प्लिश हो जाता है, पूरा हो जाता है, विदाउट डिमांड बेली को वो गुड्स बेलर को वापस करनी होती हैं। इट मीन्स आपको कोई भी अनऑथराइज्ड यूज नहीं करना, जिस चीज की परमिशन आपको नहीं है वो चीज आपको नहीं करनी, विद इन अथॉरिटी आपको काम करना है, वही स्पेसिफिक पर्पस आपको परफॉर्म करना है। इट मीन्स जो फाइंडर ऑफ गुड्स होगा उसको भी कोई अनऑथराइज्ड एक्ट नहीं करना जिस चीज की उसको अथॉरिटी नहीं है। इट मीन्स अगर कोई गुड्स आपको मिली हैं, आप उनको अपने पास रखो, आप उनको आगे सेल नहीं कर सकते। इलस्ट्रेशन के तौर पे आपको बताऊं तो अगर आपको कोई गुड्स मिली है तो उन गुड्स को आपको अपने पास रखना है एंड यू हैव टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ दोज गुड्स। रीजनेबल केयर के साथ साथ आपको अनऑथराइज्ड यूज नहीं करना जिस चीज की अथॉरिटी नहीं है आपको। फॉर एग्जाम्पल आपको उसको आगे सेल करने की अथॉरिटी नहीं है, आपको अथॉरिटी है, यू हैव अ राइट टू सेल इट, बट अंडर फ्यू सर्कमस्टांसेस, वो अभी इन क्वाइट सम टाइम हम डिस्कस करेंगे, बट आप वैसे अगर जनरली देखा जाए तो यू कैन नॉट सेल दोज गुड्स बिकॉज जो चीज़ आपकी नहीं है, आई रिपीटेडली टेल यू कि जो चीज़ आपकी नहीं है उसको आप आगे बेच नहीं सकते। तो जिस चीज़ का टाइटल आपके पास नहीं, उस चीज़ का टाइटल आप आगे पास ऑन नहीं कर सकते। सो यू डू नॉट हैव टू मेक एनी अनऑथराइज्ड यूज ऑफ दोज गुड्स। थर्ड इंपॉर्टेंट ड्यूटी इज दैट यू डू नॉट हैव टू मिक्स दोज गुड्स विद योर ओन गुड्स। अगर आप सामने वाले की कंसेंट के साथ करते हो, उसकी मर्जी के साथ मिक्स करते हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू डू नॉट हैव टू मिक्स अदर्स गुड्स विद योर गुड्स। सपोज आपको कुछ भी मिलता है, आप फाइंडर हो ऑफ सर्टन गुड्स, मैं आपको बाद में इलस्ट्रेशन देती हूँ, सपोज यू आर अ फाइंडर ऑफ सर्टन गुड, तो वो चीज़ आपको अपनी चीज के साथ नहीं मिलानी है विदाउट द कंसेंट ऑफ द ट्रू ऑनर। तो यू डू नॉट हैव टू मिक्स एंड मर्ज दोज गुड्स विदाउट द ट्रू ऑनर्स कंसेंट। और यहाँ पे होता है कि बेली को मिक्स नहीं करनी है विदाउट बेलर्स कंसेंट। सो आई होप गाइस यू आर गेटिंग इट। फोर्थ इंपॉर्टेंट ड्यूटी जो होती है बेली की वो ये होती है कि ही
हैज टू रिटर्न दोज गुड्स। जैसे ही आपका टास्क अकम्प्लिश हो जाता है, बिकॉज आपको पता है कि जो बेलर है वो बेली को सामान देता है, गुड्स देता है फॉर क्वाइट सम टाइम फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक पर्पस, और जब वो पर्पस कंप्लीट हो जाता है विदाउट डिमांड बेली को वो गुड्स वापस करनी होती है टू द बेलर। और यही सेम सिचुएशन होती है, यही सेम ऑब्लिगेशन होती है फाइंडर ऑफ गुड्स की भी, कि फाइंडर ऑफ गुड्स हैज टू मेक रीजनेबल एफर्ट्स टू फाइंड आउट द ट्रू ऑनर, कि इसका ट्रू ऑनर है कौन। आपको रीजनेबल एफर्ट करना होगा थोड़ा सा टू फाइंड आउट दैट पर्सन, एंड देन यू हैव टू रिटर्न दोज गुड्स। ऐसा नहीं कि आपको मिल गया और अब अपने पास रख के बैठ जाओगे, यू हैव टू मेक रीजनेबल एफर्ट, ऑर्डिनरी डिलीजेंस, रीजनेबल एफर्ट आपको पुट इन करना है टू फाइंड दैट ट्रू ऑनर, उसको ढूंढने की आपको कोशिश करनी है। और अगर वो आपको मिलता है तो यू हैव टू रिटर्न द सेम टू द ट्रू ऑनर, क्योंकि अल्टीमेटली वो गुड्स तो उसी की है। ये आपकी ड्यूटी है कि यू हैव टू फाइंड पर्सन आउट कि ट्रू ऑनर है कौन। फिफ्थ इंपॉर्टेंट ड्यूटी जो होती है एक बेली की, वो ये होती है कि ही हैज टू रिटर्न एनी प्रॉफिट और एक्विजिशंस इन द गुड्स। फॉर एग्जाम्पल गाइज, कई बार क्या होता है कि आपको सपोज किसी की काव मिलती है, यू हैव फाउंड, यू आर अ फाइंडर ऑफ अ काव, आपको एक काव मिलती है, अब उस काव को आपने अपने पास रख लिया, आपने उसकी रीजनेबल केयर भी रखी, ठीक है, आपने उस काव की रीजनेबल केयर भी रखी, आपने उसका कोई अनऑथराइज्ड यूज भी नहीं किया, आपने उस काव को अपनी काउस के साथ भी मिक्स एंड मर्ज नहीं किया, आपने ट्रू ऑनर को ढूंढने की पूरी कोशिश भी करी, आप एफर्ट लगा रहे हो कि आपको ट्रू ऑनर मिल जाए सो दैट यू कैन रिटर्न द काव टू बैक टू दैट पर्सन। मोर ओवर सपोज क्या हुआ, इन दैट टाइम पीरियड जब तक वो चीज़ आपके पास है, दैट थिंग इज इन योर कस्टडी, जब तक वो आपकी पोजेशन में है, आपकी कस्टडी में है, सपोज उस काव के काफ हो जाता है, एक बच्चा हो जाता है, सो अब ये नहीं बोल सकते जब आपको ट्रू ऑनर मिलेगा कि मैं आपको सिर्फ काव दूंगा और ये काफ मैं अपने पास रखूंगा। यू हैव टू रिटर्न एनी प्रॉफिट और एनी एक्विजिशंस ऑन द गुड्स। अगर कोई भी प्रॉफिट होता है, कुछ भी एक्विजिशंस बढ़ोतरी होती है उन गुड्स पे, सो यू हैव टू रिटर्न दोज गुड्स, सब कुछ अलॉन्ग विद प्रॉफिट टू द अदर पर्सन। सो आई होप गाइज आपको समझ आ चुका है कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ बेली। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम राइट्स एंड ड्यूटीज को डिस्कस करेंगे और हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो आई होप आपको ड्यूटीज समझ आ चुकी हैं, रीजनेबल केयर रखनी है आपको, उसके बाद अनऑथराइज्ड यूज नहीं करना, थर्ड आपको मिक्स एंड मर्ज नहीं करनी गुड्स विदाउट द अदर पर्सन कंसेंट, देन आपको क्या करना है, यू हैव टू रिटर्न बैक दोज गुड्स टू द ट्रू ऑनर, यू हैव टू मेक रीजनेबल एफर्ट्स टू फाइंड आउट द ट्रू ऑनर, और आपको वो गुड्स वापस करनी है। एंड फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट अगर कोई भी एक्विजिशन या कोई भी प्रॉफिट होता है उन गुड्स पे, सो यू गॉट टू रिटर्न अलॉन्ग विद दैट प्रिंसिपल, मेन थिंग के साथ आपको जो एक्विजिशन है उसको भी देना होगा टू द ट्रू ऑनर। यू कैन नॉट आप उसको अपने पास रिटेन करके नहीं रख सकते। सो आई होप गाइज आपको ऑब्लिगेशंस या राइट्स, ड्यूटीज बेसिकली समझ आ चुकी हैं एक बेली की, और वही सेम है फाइंडर ऑफ गुड्स की। टॉकिंग अबाउट राइट्स ऑफ अ बेली, बेली के कुछ राइट्स भी होते हैं गाइस, तो दो राइट्स को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट राइट इज दैट ही हैज राइट टू सेल गुड्स। आप बेच सकते हो गुड्स को, लेकिन अंडर अ फ्यू सर्कमस्टांसेस। वैसे जिस चीज का टाइटल आपके पास नहीं है, वो सिर्फ आपकी मेयर कस्टडी में है, आपके पास सिर्फ उसकी पोजेशन है, ऑनरशिप नहीं है, सो यू कैन नॉट ट्रांसफर द टाइटल। जो टाइटल आपके पास नहीं है उस टाइटल को आप आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते, पर बेच आप सकते हो उन गुड्स को। यू हैव अ राइट टू सेल देम एज अ बेली और एज अ फाइंडर ऑफ गुड्स अंडर अ फ्यू सर्कमस्टांसेस। वो फ्यू सर्कमस्टेंस क्या होगा, सबसे पहले तो गाइज वो चीज क्या होगी, द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड इज क्वाइट पैरिशेबल। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज मिलती है जो पैरिशेबल है, जो आपको पता है कि विद इन अ फ्यू आवर्स और विद इन अ फ्यू डेज वो चीज खत्म हो जाएगी, एंड दैट थिंग विल लूज अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ इट्स वैल्यू अगर मैंने उसको नहीं बेचा, तो यू कैन सेल इट। सबसे पहले यू हैव अ राइट टू सेल इट, आप बेच सकते हो लेकिन अंडर अ फ्यू सर्कमस्टांसेस। पहला सर्कमस्टेंस क्या रहेगा, पहला सर्कमस्टेंस क्या है कि जो चीज आपको मिली इज ऑफ अ पैरिशेबल नेचर, इट मीन्स विद इन अ फ्यू डेज और अ फ्यू आवर्स वो चीज बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पैरिशेबल का मतलब है कि इट विल लूज अ ग्रेटर पार्ट ऑफ इट्स वैल्यू, उसकी वैल्यू का बहुत हद तक हिस्सा खत्म हो जाएगा अगर आपने उसको नहीं सेल किया। इट इज द नीड ऑफ द आवर, सो यू कैन सेल इट। सेकेंडली, अगर विद रीजनेबल डिलीजेंस एफर्ट्स पुट इन करने के बाद भी आपको ट्रू ऑनर नहीं मिलता, बहुत आपने कोशिश कर ली, रीजनेबल एफर्ट्स आपने पुट इन कर लिए टू फाइंड द ट्रू ऑनर, डिस्पाइट दैट फैक्ट आपको ट्रू ऑनर नहीं मिलता, सो यू कैन सेल इट, आप उसको बेच सकते हो। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट सर्कमस्टेंसेस, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज गाइस कि अगर आपको ट्रू ऑनर मिल भी जाता है, यू डिमांड कॉम्पेंसेशन फ्रॉम दैट पर्सन। आप उसको बोल दो कि मुझे मेरे लॉफुल चार्जेस दिए जाएं, बट दैट पर्सन इवन अपॉन योर डिमांड
he refuses to pay you lawful charges, तो आप क्या कर सकते हो, आप उस गुड्स को अपने पास रिटेन कर सकते हो या उनको बेच सकते हो। सो गाइज जो आपका लॉफुल चार्जेस होते हैं ना वो यूजुअली 2/3 वैल्यू के होते हैं, यानी कि जो भी चीज़ आपको मिली उसकी जो भी वैल्यू होगी उसके 2/3 चार्जेस आपको मिलने चाहिए एज लॉफुल चार्जेस। क्योंकि गाइज देखो जब आपने उस सामान को अपने पास रखा तो कस्टडी में रखने के लिए, उसको प्रिजर्व करके रखने के लिए आपका कुछ डेफिनेटली एक्सपेंस आया। यू इनकर्ड एक्सपेंस टू फाइंड आउट द ट्रू ऑनर ऑल्सो। घर बैठे बैठे तो आपको ट्रू ऑनर नहीं मिल गया, यू हैव टू मेक रीजनेबल एफर्ट्स टू फाइंड दैट अदर पर्सन। उसके गुड्स को प्रिजर्व करके रखा आपने इतने दिन, उसके लिए भी आपका एक्सपेंस हुआ। तो वो कुछ लॉफुल चार्जेस होते हैं, वो रीजनेबल एक्सपेंस होता है जो ट्रू ऑनर को देना होता है। अगर वो नहीं देता, इवन अपॉन योर डिमांड एज अ फाइंडर ऑफ गुड्स ही रिफ्यूजेस टू पे यू लॉफुल चार्जेस विच इज यूजुअली 2/3 ऑफ वैल्यू, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन ईदर रिटेन दोज गुड्स, आप उनको पकड़ के रख सकते हो क्योंकि आपको क्या चाहिए, लॉफुल चार्जेस चाहिए, आप कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हो। सो यू कैन ईदर रिटेन दोज गुड्स, अपने पास रख सकते हो जब तक वो आपको लॉफुल चार्जेस नहीं देगा, या फिर आप उसको सेल कर सकते हो। सो आई होप गाइज आपको ये पॉइंट समझ आ चुका है कि व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ बेली। ड्यूटीज हमने 5 डिस्कस करी है, राइट्स हमने बेसिकली एक ही राइट डिस्कस किया है, उसी में 2 डिस्कस हो चुके हैं। राइट्स बेसिकली यही है कि यू आर परमिटेड टू सेल दैट गुड, आप बेच सकते हो अंडर अ फ्यू सर्कमस्टांसेस। पहला सर्कमस्टांस क्या है कि अगर उसकी नेचर पैरिशेबल नेचर है तो आप उसको बेच सकते हो, बिकॉज बहुत बड़ा रिस्क है दैट इट विल लूज अ ग्रेटर पार्ट ऑफ इट्स वैल्यू। सो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए यू कैन सेल इट। मोर ओवर अगर आपको रीजनेबल एफर्ट्स के साथ आप उसका ट्रू ऑनर नहीं मिलता तो यू कैन सेल इट इजिली। और उसके बाद इवन अपॉन योर डिमांड फॉर लॉफुल चार्जेस अमाउंट्स टू व्हाट, जो आपके चार्जेस एक्सपेंसेस लगे फॉर प्रिजर्विंग द अदर गुड, उस सामान को प्रिजर्व करने के लिए आपके कुछ चार्जेस लगे, और ट्रू ऑनर को ढूंढने में भी आपके कुछ चार्जेस लगे। अगर वो लॉफुल चार्जेस आपको देने से मना कर देगा ट्रू ऑनर, तो आप क्या कर सकते हो, कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हो। सो क्लेमिंग कॉम्पेंसेशन इज योर राइट बेसिकली, वो आपका हक होता है कि यू कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन, कि मुझे मेरी कॉम्पेंसेशन दिलाई जाए, एंड कोर्ट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। तो आप या तो चीज को बेच सकते हो या यू कैन रिटेन इट, अपने पास रख सकते हो जब तक सामने वाला इंसान ट्रू ऑनर आपको आपके लॉफुल चार्जेस नहीं देगा। बट गाइज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यू कैन नॉट स्यू द ट्रू ऑनर इन एनी केस। कहीं पे भी आप उसको स्यू नहीं कर सकते, यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ और आप उसके खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते। एट मैक्स आप या तो उसकी चीज को बेच सकते हो या आप उसको रिटेन करके रख सकते हो जब तक वो आपको आपके लॉफुल चार्जेस या कॉम्पेंसेशन नहीं देगा, बट यू कैन नो वे स्यू द अदर पर्सन, क्योंकि अल्टीमेटली वो ट्रू ऑनर है, आप उसको स्यू नहीं कर सकते। आपके पास अदर 2 अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं। बट गाइज यहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है। हमने राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को डिस्कस कर लिया, बट 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, वैसे तो वो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं बट यहाँ से बहुत रिलेटेड हैं। गाइज अगर यहाँ पे ऐसा हो कि यू आर अ फाइंडर ऑफ अ गुड बेसिकली, और आपको कोइंसिडेंटली वो चीज़ नहीं मिली, एक जनरल ऑफर था। आई होप आपको टाइप्स ऑफ प्रपोजल याद होगा। बहुत बिगिनिंग में प्रपोजल इज द बिगिनिंग और द इनिशियल पॉइंट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। हमने बहुत बिगिनिंग में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ प्रपोजल। जनरल प्रपोजल अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कि जनरल प्रपोजल इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज यूनिलेटरल इन नेचर। हर एक कॉन्सेप्ट में आपको बता चुकी हूँ। तो जनरल प्रपोजल में क्या होता है कि देयर इज एन अनाउंसमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक रिवॉर्ड टू फाइंडर ऑफ गुड्स। अगर कोई इंसान सो एंड सो चीज मेरी ला के देगा, आई विल बी अवॉर्डिंग सो एंड सो पर्सन विद so and so amount of money। तो बेसिकली क्या होता है, there is an announcement of specific reward to finder of goods। तो यहाँ पे अगर exceptions हैं, बेसिकली काइंड ऑफ exceptions है कि अगर वो जनरल प्रपोजल होगा तो वहां पे you can sue। इस केस में आप जो बेली होगा यानी कि जो फाइंडर ऑफ गुड्स होगा, दिस पर्सन कैन नॉट sue the true owner as a general rule। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस कह लो या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह लो, वो ये हैं कि अगर वो एक जनरल प्रपोजल होगा तो वहां पे आप स्यू कर सकते हो। वो मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि जनरल प्रपोजल में देयर इज एन अनाउंसमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक अवार्ड, कोई रिवॉर्ड होता है, सो एंड सो अमाउंट ऑफ मैं मनी दूंगा। whosoever finds my lost dog, मेरा डॉग गुम चुका है, my purse has been lost, so whosoever जो भी वॉलंटरली मेरा वो काम करेगा, आई विल बी रिवॉर्डिंग दैट पर्सन। सो वो क्या होती है, एक यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो लॉ में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है गाइज। इसीलिए अगर उस टाइम पे आप सामने वाले की चीज ला के देते हो, यू आर फाइंडर ऑफ सर्टन लॉस्ट गुड्स, तो वहां पे क्या होगा, यू कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन और आप उस इंसान को स्यू कर सकते हो, बिकॉज वो जनरल ऑफर था। एंड जनरल प्रपोजल इज अ यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको समझ आ चुका है। दूसरा गाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद होगा, सेक्शन 25 पैराग्राफ, सेक्शन 25 क्लॉज 2।
जिसको नहीं याद सेक्शन 25 जरूर देखना। सेक्शन 25 बेसिकली टॉक्स अबाउट कि अग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। जनरल रूल है, हमें पता है कि अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, बट देयर वर सर्टेन एक्सेप्शंस टू इट। हमने 3 एक्सेप्शंस को डिस्कस किया था। उसकी जो सेकंड एक्सेप्शन थी हमारी, हमने डिस्कस किया था कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, यानी कि सब्सिक्वेंट प्रॉमिस। सपोज देयर वाज समबडी हु वाज ड्राउनिंग इन द लेक, मैंने आपको इलस्ट्रेशन उस टाइम पे भी दी थी कि देयर इज समबडी हु इज ड्राउनिंग इन द लेक। आपने वॉलंटरली पास्ट में उस इंसान को बचा लिया, यू हैव वॉलंटरली सेव्ड द अदर पर्सन, वॉलंटरली, उसके कहने पे नहीं, नॉट एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, लेकिन वॉलंटरली आपने उस इंसान को लेक में से बचा लिया, यू रेस्क्यूड दैट पर्सन। बट बचने के बाद सब्सिक्वेंटली द अदर पर्सन मेड अ प्रॉमिस टू यू दैट आई विल बी पेइंग यू 10,000 रुपीज क्योंकि आपने मेरी जान बचाई। इट मीन्स व्हेन समबडी सब्सिक्वेंटली बाद में प्रॉमिसेस यू टू कॉम्पेंसेट यू फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, वहां पे भी अगर वो इंसान ब्रीच करेगा, क्योंकि इट इज कंसीडर्ड, वो जो पास्ट वॉलंटरी सर्विस थी, आपने वॉलंटरीली पास्ट में किसी के लिए कुछ किया था, दो इट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। वैलिड कंसिडरेशन क्यों नहीं है वो आप सेक्शन 25 देखो, आपको समझ आएगा। इट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, बट इट इज सर्टनली अ गुड कंसिडरेशन। इसीलिए अगर वहां पे भी सब्सिक्वेंट प्रॉमिस करने के बाद वो इंसान आपको कॉम्पेंसेट नहीं करेगा, 10,000 रुपीज नहीं देगा एज प्रॉमिस्ड, तो वहां पे यू कैन स्यू द अदर पर्सन। सो इन पॉइंट्स को मैं इसीलिए लेके आई कि आपको पुराने कॉन्सेप्ट्स क्लबिंग करने भी समझ आए और आपकी थोड़ी रिविजन हो जाए। तो वैसे एज अ जनरल रूल यू कैन नॉट स्यू द ट्रू ऑनर, बट अगर वो जनरल प्रपोजल है तो वहां पे यू हैव अ राइट टू स्यू। अगर वो सेक्शन 25 पैराग्राफ 2, सेक्शन 25 क्लॉज 2 के अंदर आता है तो वहां पे भी यू कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन, क्योंकि वो एक्सेप्शंस हैं। आपने पास्ट में किसी के लिए कुछ किया, प्रॉमिस टू कॉम्पेंसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, तो वहां पे भी आप स्यू कर सकते हो। एंड गाइज अगर आपको ये पॉइंट्स नहीं समझ आए, आई होप जिन लोगों ने वो वीडियोस देखी हैं उनको तो रिवीजन हो चुकी होगी, बट जिन्होंने नहीं देखी प्लीज एटलीस्ट वॉच माई वीडियो इन सेक्शन 25, आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगा। एंड गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो पॉइंट ये है कि जो ये बेली होता है ना, फाइंडर ऑफ गुड्स इज अ बेली, बट ही इज अ बेली ओनली अगेंस्ट द ट्रू ऑनर। गाइज आपको पता है कि जो ऑनरशिप होती है इट इज द बेस्ट टाइटल, ऑनरशिप से ऊपर कोई टाइटल नहीं होता, ऑनरशिप इज द बेस्ट टाइटल। तो जो उसका ऑनर है उसके पास बेस्ट टाइटल है। इट मीन्स अगर आप फाइंडर ऑफ गुड्स हो, कोई लॉस्ट गुड्स है, आप उसके फाइंडर हो, सो यू गॉट टू रिटर्न दोज गुड्स टू द ट्रू ऑनर। आप अपने पास नहीं रख सकते। अगर वो इंसान आपको लॉफुल चार्जेस देने को तैयार है, आपको कॉम्पेंसेट करने को तैयार है जो आपके एक्सपेंसेस हुए, तो आप नहीं उसको रिटेन कर सकते, क्योंकि ऑनरशिप इज द बेस्ट टाइटल और आपका टाइटल थोड़ा इंफीरियर है एज कंपेयर टू हिज टाइटल, बिकॉज ही इज द ट्रू ऑनर ऑफ दैट गुड। तो यू गॉट, यू आर अ फाइंडर ऑफ अ गुड, बट यू गॉट टू रिटर्न दैट गुड टू द ट्रू ऑनर इफ ही पेज यू कॉम्पेंसेशन, इफ ही सैटिस्फाइज यू। तो आपको पॉइंट समझ आए कि आप उसको गुड्स देने से मना नहीं कर सकते, बट जो आपका एक हक है उस गुड को लेके, जो लॉस्ट गुड है जो आपको मिली, that title of yours as a finder of goods is better than anybody else except the true honor. Anybody else means the rest of the world, but except the true honor. जो true honor है उसको आपको goods वापस करनी होंगी. You have got to return back those goods to the true honor, but your title is better than the rest of the world except for the true honor. ऐसा होगा कि true honor यहाँ पे है, उसका बेस्ट टाइटल है क्योंकि उसके पास ऑनरशिप का टाइटल है. उसके बाद आप आ जाओगे जो फाइंडर ऑफ गुड्स है, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ जाएगा, बिकॉज आपका टाइटल इज बेटर देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर द ट्रू ऑनर. आई होप गाइज आपको ये पॉइंट समझ आ चुका है. तो फॉर एग्जाम्पल आपको मैं समझाती हूँ कि इफ यू फाइंड अ रिंग इन द मार्केट, आपको एक गोल्ड रिंग मिलती है मार्केट में. अब आप ज्वेलर्स के पास जाते हो, आप कौन हो? फाइंडर ऑफ गुड्स हो. रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी देन एंड देयर शुरू हो जाएगी जब आपको वो चीज मिली. व्हेन यू हैव बिकम अ फाइंडर ऑफ सर्टेन गुड्स, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी टाइम पे शुरू हो जाएगी. राइट्स भी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जो बेली की होंगी एज सुन एज यू गॉट दैट गुड. जैसे आपको वो गुड मिल गई, मूवेबल प्रॉपर्टी मिल गई, उसी टाइम पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो शुरू हो जाएगी विच इज आइडेंटिकल विद दैट ऑफ अ बेली. बट उस टाइम पे सपोज आपको वो चीज मिल जाती है, गोल्ड रिंग, यू हैव गॉट इट, यू हैव आपने उसको अपनी कस्टडी में रख लिया ना. यू गो टू अ ज्वेलर, आप ज्वेलर की शॉप पे जाते हो टू वैल्यू दैट गोल्ड रिंग कि उसकी कितनी वैल्यू है. अब गाइस वहां पे देखो, ज्वेलर इज नॉट द ट्रू ऑनर. ट्रू ऑनर कोई और है जो आपको अभी तक नहीं मिला. यू आर अ फाइंडर ऑफ अ गुड. अब जो ज्वेलर है वो तो क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, पूरी दुनिया में आ जाएगा वो. ही इज कंसीडर्ड टू बी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो मैंने आपको बता दिया कि दैट पर्सन, ज्वेलर से बेटर टाइटल आपका है, आपसे बेटर टाइटल ऑनर का है, सिर्फ इतनी सी बात है. अब आपने ज्वेलर को वो रिंग दी फॉर वैल्यूइंग इट. ज्वेलर आपको मना नहीं कर सकता कि क्योंकि ये चीज आपकी नहीं है तो मैं आपको रिटर्न नहीं करूंगा, मैं तो ट्रू ऑनर को ही ये गुड वापस करूंगा. सो गाइस ज्वेलर ये काम नहीं कर सकता, बिकॉज जो ज्वेलर है उसका टाइटल, आपका टाइटल ज्वेलर से बेटर है, सो ही गॉट टू रिटर्न दोज गुड्स बैक टू यू. सिंस आपका जो टाइटल है, आप मना ट्रू ऑनर को नहीं कर सकते, आप उसको गुड्स देने से मना नहीं कर सकते, आपको उसको देनी होंगी अगर आपको वो इंसान मिलता है.
बट आपको कोई और इंसान वो गुड नहीं रख सकता और ये नहीं कह सकता कि आपका टाइटल नहीं है। डेफिनेटली उस इंसान का टाइटल नहीं है जो फाइंडर ऑफ गुड्स है, बट उसका टाइटल बेटर तो है ना देन एवरीबडी एल्स इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर द ट्रू ऑनर। आई होप गाइस आपको ये पॉइंट समझ आ चुका है। तो यहाँ पे मैं समझाना क्या चाहती हूँ कि दैट जूलर गॉट टू रिटर्न दोज गुड्स बैक टू यू। आप ऑनर भी नहीं हो बट उसको आपको वो गुड्स रिटर्न करनी होंगी। इसका रीजन क्या है कि योर टाइटल इज बेटर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर द ट्रू ऑनर। सो आई होप गाइस आपको सेक्शन 71 समझ आ चुका है। बेसिकली बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसमें यू जस्ट हैव टू सेक्शन है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ बेली एंड दैट टू नॉट इन ग्रेटर डिटेल, क्योंकि वो हम बाद में करेंगे, बेसिक्स बिल्कुल समझने हैं। बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाद में आपके लिए लेके आई थी क्योंकि आई विश टू डिस्कस इट विद यू। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड लेट मी नो हाउ डू यू लाइक दिस वीडियो। Please stay in touch with my videos. I'll be coming up with section 72 very soon. So guys, please be in touch. Stay tuned. Keep learning. Keep shining. Stay safe and bye-bye.